So, hello everyone. Today we are going to understand a new chapter, that is what is democracy, why democracy. तो सबसे पहले इसके अंदर क्या है कि हमें कुछ फीचर्स पढ़ने हैं डेमोक्रेसी के, जिसके अंदर हम लोग कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल लेंगे, जैसे पाकिस्तान, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे। इन कंट्रीज़ का हम एग्जांपल लेंगे और कुछ फीचर्स समझेंगे डेमोक्रेसी के। उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाई डेमोक्रेसी के अंदर मेरिट्स पढ़ेंगे और डीमेरिट्स पढ़ेंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी का आखिर ब्रॉड मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। सो दिस चैप्टर डिफाइंस द टर्म डेमोक्रेसी एंड द एम टू अंडरस्टैंड द मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके अंदर हम लोग को डेमोक्रेसी का मिनिमम फीचर्स पता होना चाहिए। इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग मिनिमम फीचर्स पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का, कि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कुछ पॉइंटर्स होंगे जिसकी वजह से हम लोग एक एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेक करेंगे कि अगर वो उससे मैच कर रहा है तो मतलब वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और अगर वो नहीं कर रहा है इसका मतलब वो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रीज़ के एग्जाम्पल लेंगे, जैसा मैंने कहा। सेकंड पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एज आई सेड। ओके, सो नाउ अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक डेमोक्रेसी की सिंपल सी डेफिनेशन से। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको लगेगा ये कंप्लीट डेफिनेशन है, बट दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट डेफिनेशन, दिस इज़ वेरी इनकम्प्लीट डेफिनेशन। मतलब ये कंप्लीट तो मतलब कि अगर हम इसको पहली बार के लिए पढ़े तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे और डीपली जाकर देखें तो इसके अंदर बहुत सारे सवाल आएंगे। जैसे रूलर्स, किस टाइप का रूलर, क्या वो मोनार्की है, क्या वो डिक्टेटरशिप है, या वो इलेक्टेड है पीपल के द्वारा। उसके बाद से इलेक्टेड कैसे इलेक्टेड है, क्या वो हेरिडेटरी है, क्या वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है। उसके बाद से पीपल, कौन से पीपल, क्या अपने कंट्री के पीपल या बाहर के पीपल भी आके वोट कर सकते हैं। क्या एजुकेशनल पीपल ही वोट करेंगे जो एजुकेटेड हैं, क्या पुअर पीपल वोट नहीं कर सकते, क्या रिच पीपल ही वोट करेंगे। तो ये कुछ सवाल आते हैं कि ये मतलब कि डेमोक्रेसी से, कि हम लोग इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद एक बहुत सारे सवाल आते हैं, ठीक है। जैसे रूलर्स, इलेक्टेड और पीपल, इनको हाईलाइट किया हुआ है, इन सब से हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग फिर लेकिन अगर एग्जाम में आपको पूछ रहा है व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो इसकी यही डेफिनेशन लिखना है, डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। नाउ अभी हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। In order to distinguish between a democratic and a non-democratic form of government, we need to understand the features of a democracy in much deeper way. मतलब कि अगर हमें डेमोक्रेसी, दो टाइप की गवर्नमेंट है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, कैसे पता करोगे कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेटिक है या मोनार्की है, ये डेमोक्रेटिक है या डिक्टेटरशिप है। तो इसके लिए हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा। तो उन फीचर्स से हम लोग पता कर सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अ सिंपल डेफिनेशन विल नॉट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी, एज टाइम चेंजेस मीनिंग ऑफ द थिंग्स चेंजेस, सो लेट अस अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा एडवांस होती जाती है। तो जो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी कैन बी डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है जो कि अभी काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ फीचर्स पढ़ने होंगे डेमोक्रेसी के। तो उनमें से पहला फीचर्स आता है हमारा मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सो मेजर डिसीजंस जो होने चाहिए वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। मतलब कि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं उनके द्वारा क्यों, मतलब ये पॉइंट क्यों आया है, क्योंकि जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं वो एक ऑर्डिनरी पीपल के बीच में से ही निकलते हैं। भले ही उनके पास कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ना हो, जैसा कि आप देखते हैं आईएएस ऑफिसर और इलेक्टेड लीडर्स के केस में, कि आईएएस ऑफिसर्स को सीएम या फिर चीफ मिनिस्टर्स का जो ऑर्डर्स है उनको फॉलो करना होता है। क्यों? उनके पास तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है और इनके पास तो कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं, मतलब कुछ होते हैं 12th पास, 10th पास, तो इस तरह से बन जाते हैं। लेकिन इनको क्यों चूज़ किया गया है कि ये हमारे कंट्री का डिसीजन लेंगे? इनको पीपल ने चूज़ किया है, इनको पीपल ने वोट किया है, और ये ऑर्डिनरी पीपल के बीच में से उठ के आते हैं। तो ये ऑर्डिनरी पीपल की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे रैदर दैन द आईएएस ऑफिसर जिन्होंने एक बंद कमरे में इतनी ज़्यादा मेहनत की है। तो इसलिए आईएएस ऑफिसर्स को इनकी जो डिसीजंस हैं उनको
फॉलो करना होता है, और IAS ऑफिसर का काम क्या है, वो उनको इम्प्लीमेंट करेंगे एक एरिया के अंदर अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आता है, चलो बैक टू द टॉपिक। तो इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद द इलेक्टेड पीपल। वी कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पाकिस्तान। तो हम लोग एक पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे उसके अंदर क्या हुआ था, एक जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। वो एक जनरल थे, जनरल की पोजीशन पे थे इन आर्मी। तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप कर दिया अक्टूबर 1999 के अंदर, और ओवरथ्रू कर दिया एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट। डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट मतलब जो पाकिस्तान के सिटीजन्स हैं, यस, पाकिस्तान के सिटीजन्स ही पाकिस्तान के अंदर वोट देंगे। नॉट अमेरिकन पीपल कैन कम एंड डू गिव द वोट। सिमिलरली इन इंडियन पीपल ही वोट दे सकते हैं, नॉट एनी अदर कंट्री पीपल कैन वोट इन इंडिया। सो दिस इज कि the vote should be given by the citizens of the citizen of the country। तो अक्टूबर 1999 के अंदर क्या हुआ कि ओवरथ्रू कर दिया डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को परवेज़ मुशर्रफ ने, जिसको हम लोग तख्ता पलट नाम से भी कहते हैं। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 1999, अक्टूबर 1999, और किसने किया, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने। तो नेक्स्ट चीज़ आती है कि उसके बाद से उन्होंने क्या किया, उनका डेजिग्नेशन क्या था, जनरल थे वो एक आर्मी के अंदर। उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज कर लिया और ख़ुद को प्रेसिडेंट बना लिया। उनको किसी ने वोट भी नहीं किया, ना किसी ने इलेक्ट किया उनको, बस उन्होंने खुद का नाम अपने आप से प्रेसिडेंट कर लिया। और एक 2002 के अंदर लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया। तो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या था, एक रूल था जिसके अंदर according to this order, the president can dismiss the national and provisional assemblies, and the civilian cabinet is supervised by a national security council which is dominated by the military officers। तो इसके अंदर क्या है कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको और नेशनल असेंबली गवर्नमेंट को प्रेसिडेंट जो है वो डिसमिस कर सकते हैं, मतलब कि डिग्री ऑर्डर कर सकते हैं, वो उसे हटा सकते हैं। इस वक्त क्या होता है कि जो सिविलियंस यानी कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, उनकी जो राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, उनकी राइट्स, फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, तो वो अपने फंडामेंटल राइट्स इंजॉय नहीं कर पाते हैं। और इसके अंदर उन्होंने एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सुपरविजन में किया ये। और उसके अंदर क्या था कि उन्होंने अपने ही मेंबर्स बिठा दिए थे, मतलब कि अपने मिलिट्री ऑफिसर्स को ही उसके अंदर मोस्ट ऑफ द पावर उन्हीं को दी रखी थी। मतलब वो कुछ बोलेंगे, वही मिलिट्री ऑफिसर बोलेंगे, मतलब, और वही मतलब कि दिखाने के लिए उन्होंने किया कि हमने इनके सुपरविजन में किया हुआ है, लेकिन हो सारी बात परवेज़ मुशर्रफ के की तरफ से ही रही थी। उसके बाद से क्या हुआ, इलेक्शंस वर हेल्ड लेटर, बट द रियल पावर रेस्ट विद द मिलिट्री ऑफिसर्स। बाद में इलेक्शन हुआ, पर परवेज़ मुशर्रफ हारे भी एक बार के लिए, लेकिन उन्होंने फिर से मना कर दिया और कहा कि नहीं, मैं नहीं मानता। और मोस्ट ऑफ द पावर जो थी वो मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ ही रही थी। उसके बाद से सेकंड एग्जांपल है यूएस के अंदर। यूएस इज़ बिलीव टू हैव अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन द पॉलिटी ऑफ इराक। तो इराक की जो पॉलिटी है उसके अंदर यूएस का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। इन अगस्त 2002 ही हेल्ड अ रेफरेंडम दैट ग्रांटेड हिम 5 ईयर एक्सटेंशन। तो उसके अंदर क्या है कि 5 ईयर का उसको एक्सटेंशन मिल गया था इराक के अंदर। सो इन दोज टू एग्जाम्पल वी लर्न दैट अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मस्ट बी रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड नॉट विद द एक्सटर्नल पावर्स। मतलब अगर जिसके पास एक्सटर्नल पावर है वो अगर डिसीजन लेने लगे तो वो कुछ भी सिटीजन्स के हित में नहीं लेंगे, वो अपने बारे में सोचेंगे और अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो उनको इलेक्ट किया जाना चाहिए पीपल के द्वारा। और इससे क्या होता है कि जो वोट जिनको हम इलेक्ट कर रहे हैं उनके मन में एक डर भी होता है कि अगर हमने इनका काम अच्छे से नहीं किया तो 5 ईयर्स बाद वो हमको फिर से हटा देंगे। तो सारा का सारा जो पावर होता है वो सिटीजन के हाथ में होता है, ना कि इलेक्शन जो गवर्नमेंट जिसको इलेक्ट किया है हमने। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो नेक्स्ट फीचर्स है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर पीपल मस्ट हैव रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। तो इसके अंदर हम किसका एग्जांपल लेंगे, चाइना और मैक्सिको का। तो इन चाइना इलेक्शन आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर 5 ईयर। ठीक है, तो चाइना का केस क्या है कि उसके अंदर 5 साल के बाद इलेक्शन तो होता है, बहुत बढ़िया। फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट कॉल्ड नेशनल पीपल कांग्रेस। तो वहाँ पे एक पार्लियामेंट भी है।
जिसको हम लोग नेशनल पीपल कांग्रेस कहते हैं। ये चाइना का पार्लियामेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। हियर इट इज़ ऑब्जर्व दैट द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसके अंदर क्या है, एक गवर्नमेंट, एक पार्टी है जिसका नाम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो बस वही हमेशा गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। बिफोर कंटेस्टिंग इलेक्टेड अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो दो जो लोग भी इलेक्शन, दूसरे ओपोनेंट्स उनके इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको भी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है सीसीपी, उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा कि वो ही कहेंगे तो वो इलेक्शन में अपोजिशन के तौर पर लड़ सकते हैं, नहीं तो वो नहीं, और उनका मन करे तो उन्हें हटा भी सकते हैं। मतलब कुल मिला के कि जितना भी गवर्नमेंट है वो फॉर्म किसको करना है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ही करना है। उसके बाद से इन 2002 एंड 2003 ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ द सीसीपी और 8 सिमिलर पार्टीज अलाइड टू इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट वोट। तो जो 8 पावर्स थी सीसीपी के साथ, 8 अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां थी, उनको ही बस वोट देने को बोला गया था। फिर दूसरा एग्जांपल आता है इन मेक्सिको। मतलब यहाँ पे वो मतलब इलेक्शन तो कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है। मतलब पीपल के अंदर कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब कि अगर आपको चूज़ करना है तो या तो कम्युनिस्ट पार्टी को चूज़ करो, या तो कम्युनिस्ट पार्टी को चूज़ करो, या तो कम्युनिस्ट पार्टी को चूज़ करो। मतलब तीनों तरफ से सारे ऑप्शंस बंद है, और बस चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ही आप चूज़ कर सकते हैं, और वही हमेशा अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। तो ये दिखाने के लिए तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे फ्री और फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन ही नहीं हो रहा था। ये डेमोक्रेसी की मेजर लाइन पे नहीं आ पा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे मेक्सिको का। तो जो मेक्सिको है, जब से उसका इंडिपेंडेंस मिला था 1930 के अंदर, और टिल 2030, मतलब कुल 70 ईयर्स तक, एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय पार्टी कॉल्ड पीआरआई। तो पीआरआई नाम की एक पार्टी है जिसका नाम है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब सोचेंगे पीआरआई है तो ये आईआरपीक्यू है, तो इसका जो मैक्सिकन नेम है पार्टिडो रेवोल्यूशनरेक्सी इंस्टीट्यूशनल, तो ये पीआरआई है, पर हम लोग इंग्लिश में इसको उल्टा पढ़ते हैं, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो पीआरआई का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनली रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंडिपेंडेंस कब मिली थी, 1930 के अंदर, और कब तक रहा था, 2000 तक, 70 ईयर्स तक। इट इज़ बिलीव दैट पीआरआई अडॉप्टेड अनफेयर मीन्स टू विन द इलेक्शन। तो वो अनफेयर मीन्स ऑफ यूज़ कर रहे थे, डर्टी ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे ताकि वो इलेक्शन जीत जाए। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिशियल हैड टू अटेंड पीआरआईज मीटिंग। जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट अपॉइंट किया है, वो पीआरआई की मीटिंग उनको अटेंड करनी ही पड़ती थी। टीचर्स जो थे उनको फोर्स किया गया था कि पेरेंट्स को फोर्स करो कि बस पीआरआई को ही वोट करना है। फिर मीडिया इग्नोर्ड अपोजिशन पार्टी। फिर मीडिया को बोल दिया गया था कि अपोजिशन पार्टी जो भी है उसको आपको इग्नोर करना है, उसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं दिखानी है। उसके बाद पूलिंग बोथ को लास्ट मिनट पे शिफ्ट कर देते थे। और लास्ट है कि पीआरआई स्पेंड ह्यूज सम ऑफ मनी ड्यूरिंग इलेक्शन। मतलब एक फिक्स अमाउंट होता है कि इतने रुपए के अंदर आप इलेक्शन को कर सकते हैं, लेकिन पीआरआई उससे भी ज़्यादा बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी यूज़ करती थी, और क्योंकि पीपल को वो ब्राइब्स देती थी, मतलब कि ताकि वो उनको ही वोट करें। ओके, नेक्स्ट है इन द अबव टू एग्जाम्पल पीपल वर नॉट फेयर गिवन फेयर चांसेस टू इलेक्ट देयर रूलर्स। तो इसके अंदर क्या है कि दोनों के दोनों केसेस में, चाइना के अंदर भी और मैक्सिको के अंदर, चाइना के अंदर क्या है कि वो वोट देने का ऑप्शन ही नहीं है, या तो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को यूज़ करो, या तो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को वोट करो। और नेक्स्ट है मैक्सिको के अंदर। तो इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वही अनफेयर मीन्स को यूज़ कर रही है। तो दोनों के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसलिए इट इज़ नॉट कॉल्ड अ डेमोक्रेसी। तो ये फीचर्स डेमोक्रेसी का नहीं है। तो ये दोनों के दोनों कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है। तो हमने 2 फीचर्स पढ़ लिए। पहला है मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, एंड सेकंड इज फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। थर्ड वन इज वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो होती है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी के ऊपर बिलीव करती है। मतलब कि एवरी सिटीज़न, वो सिटीज़न, मतलब इंडिया के अंदर तो 18 ईयर्स है, जो सिटीज़न 18 ईयर्स से अबव है, या तो वो पुअर हो या रिच हो, या वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, या वो सिटी में रहता हो या फिर वो अर्बन एरियाज़ में रहता हो, तो उससे वो नहीं है।
सारे लोग एक ही लाइन में वोट देते हैं और एक पर्सन का एक वोट और एक वैल्यू होता है। लेकिन जो हम लोग कंट्रीज़ पढ़ेंगे जैसे सऊदी अरबिया, इस्टोनिया, फिजी, इसके अंदर वैसा नहीं है। जैसे सऊदी अरबिया के अंदर वुमेंस के पास राइट ही नहीं है वोट देने का अभी तक वुमेंस के पास राइट नहीं है वोट देने का। नेक्स्ट है इस्टोनिया के अंदर रूल्स और सच दैट रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू कास्ट देयर वोट्स। तो एस्टोनिया के अंदर क्या है कि जो रशियन माइनॉरिटी है उनको वोट देना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मतलब उनको या तो वोट देने नहीं देते हैं या फिर उनके वोट की वैल्यू कम करते हैं। जैसे फिजी के अंदर इंडियन फिजियन जो वोट देते हैं उनकी वैल्यू इंडिजिनस फिजियन से कम होती है। मतलब अगर एक फिजियन का वोट एक है तो दो इंडियन फिजियंस का वोट एक होगा। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू की लाइन पे ये नहीं आते हैं। तो ये एक फीचर्स ऑल्सो है डेमोक्रेसी का। तो पहला फीचर्स क्या है, मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। उसके बाद से फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन एंड थर्ड इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट वन, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। A democratic government rules within limits set as constitutional laws एंड सिटीजन राइट। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर एक रूल ऑफ लॉ होता है जिसके ऊपर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं होता है और ना ही सिटीजन्स होते हैं। तो उसकी रिस्पेक्ट करना हर एक सिटीजन का फंडामेंटल ड्यूटी होता है। देयर शुड बी सफिशिएंट रूम फॉर नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी, रिस्पेक्ट फॉर बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन सच एज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ थॉट। तो इसके अंदर जो बेसिक राइट्स होते हैं सिटीजन के वो हमेशा फॉलो होते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको कोई रोक नहीं सकता। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आपको कोई एसोसिएशन फॉर्म करनी है, किसी के साथ ग्रुप बनाना है तो उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता। फ्रीडम टू प्रोटेस्ट, अगर आप रैली बनाते हैं तो उसके अंदर भी आपको कोई रोक नहीं सकता। एंड फ्रीडम ऑफ थॉट, आपका जो मर्जी सोचना है वो सोच सकते हैं। नेक्स्ट इज जिम्बाब्वे। इसके अंदर एक एग्जांपल देंगे जिम्बाब्वे, जो कि अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करता था इलेक्शन के टाइम पे। सिमिलरली एज मेक्सिको की तरह ही जिम्बाब्वे के अंदर 1980 से सिंस इंडिपेंडेंस इन 1980 के अंदर उसे इंडिपेंडेंस मिली थी, तब से जिम्बाब्वे के अंदर एक जानू पीएफ नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका फुल फॉर्म है जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रोटिक फ्रंट। जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रोटिक फ्रंट, जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रोटिक फ्रंट। But JANU-PF used unfair practices in election to win and changed the constitution several times to increase the power of the president. लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो JANU-PF था उसने JANU-PF पॉलिटिकल पार्टी ने बहुत सारी अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ किया इलेक्शन बार बार जीतने के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको चेंज किया कई बार। जिसके अंदर क्या बोलते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ होता है उसके ऊपर कोई नहीं है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ मतलब जैसे कि उसको मॉडिफाई कर सकते हैं पर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रूल ऑफ लॉ को की रिस्पेक्ट नहीं की गई यहाँ पे, और बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया गया। और जो इससे क्या हुआ था कि चेंज करके प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज़ किया। इसके अंदर सिटीजन का कोई भला नहीं हुआ, लेकिन जो प्रेसिडेंट थे उनकी पावर को बहुत टाइम्स इंक्रीज़ कर दिया। इससे क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन वर इम्पोज्ड ऑन पब्लिक एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वर कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक का कोई भी सामान यूज़ करने के लिए या फिर कम्युनिकेशन के लिए आपको, जैसे कि न्यूज़पेपर, इसके अंदर JANU-PF के अगेंस्ट में कोई भी न्यूज़ नहीं जा सकती, कोई भी आर्टिकल नहीं जा सकता। इस सब कुछ को कंट्रोल किसने किया, गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। उसके प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट मुगाबे। चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीज हिज पावर विद अकाउंटेबिलिटी। सिमिलर कि जो प्रेसिडेंट मुगाबे थे उन्होंने JANU-PF के पॉलिटिकल पार्टी के थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कई बार चेंज किया और अपनी पावर को बहुत बार इंक्रीज़ किया। इससे क्या हुआ कि वो हर बार इलेक्शन में जीत जाते थे। और सिमिलर थिंग्स उन्होंने अपनाई, जैसे कि ह्यूज सम ऑफ मनी देना, उसके बाद से लास्ट मिनट पे पोलिंग बूथ शिफ्ट कर देना, तो ये सब काम। उसके बाद से प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल। जो प्रोटेस्ट है, हमने बोला था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके अंदर इन्होंने सब कुछ ही बैन कर दिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं दिया, सारे के सारे कम्युनिकेशन जैसे कि न्यूज़ चैनल्स, आर्टिकल्स, इन सबको अपने कंट्रोल में कर लिया। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन चला गया। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उनके अपोजिशन में
नहीं लड़ सकती है। जो अपोजिशन पार्टीज है उनको बहुत ज़्यादा हरास किया जा रहा था, जर्नलिस्ट को उनके अगेंस्ट लिखने पे हरास किया जा रहा था। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी खत्म। फिर फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट इज़ डिक्लेयर्ड इलीगल। तो प्रोटेस्ट अगर कोई कर रहा है तो वो भी इलीगल कर दिया गया था। तो लास्ट में रॉबर्ट मुगाबे वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017। तो 2017 के अंदर उसको फोर्स आउट कर दिया गया था रॉबर्ट मुगाबे को। नहीं तो 1980 से 2017 तक बस यही रूल कर रहा था। तो ये था रूल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 4 हैं, 4 फीचर्स हैं। पहला है मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स। सेकेंड है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। एंड थर्ड, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एंड फोर्थ इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। कौन कौन सी कंट्रीज थी? सबसे पहले थी पाकिस्तान, उसके बाद से हमने देखा यूएस का केस, फिर चाइना का केस, फिर मैक्सिको, फिर सऊदी अरबिया, एस्टोनिया, फिजी, एंड लास्ट में हमने देखा जिम्बाब्वे का केस, जिसके अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। नाउ सेकेंड पिलर पे आते हैं, वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया है, सारे फीचर्स क्लियर हो गए हैं। अगर हमें एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर डिस्टिंग्विश करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाई डेमोक्रेसी। तो वाई डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि कैपिटल ऑफ एस्टोनिया, ओके। सो वाई डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी पढ़ेंगे और आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी और आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी क्या है कि लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। मतलब कई बार डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, कई बार इलेक्ट लीडर्स चेंज होते हैं तो इससे क्या होता है, इंस्टेबिलिटी होती है और नो स्कोप फॉर मोलैरिटी। अब एक लीडर दूसरे लीडर से फाइट करता है कि वो अपनी पोजीशन पे आ सके। तो इसके अंदर क्या है, मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं रहता। मतलब कि अलग अलग जगह पे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा लड़ाई होता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है, नो स्कोप फॉर मोरालिटी के लिए कोई स्कोप ही नहीं रह जाता। फिर लीड्स टू डिले, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इतनी सारी ऑफिसेस हैं। अगर आपको एक केस कोई फाइल करते हो तो उसको एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस करते करते बहुत टाइम लग जाता है और इससे बहुत सारी डिलेज और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन इससे एक एडवांटेज भी है, वो हम आर्ग्यूमेंट फॉर्म में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज लीड टू बैड डिसीजंस। तो इसके अंदर बैड डिसीजंस कभी कभी हो जाती हैं क्योंकि लीड्स टू बैड डिसीजन, उसके बाद से लीड्स टू करप्शन। मतलब कि अगर अपने मतलब नो स्कोप फॉर मोरालिटी के अंदर ही आ गया ये। अगर आपको जीतना है तो आप करप्शन करके या फिर बहुत सारी चीज़ें करके, जैसे पीआरआई करती थी, ह्यूज सम ऑफ मनी देती थी ड्यूरिंग इलेक्शन। तो करप्शन करके वो लोग अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। फिर लास्ट है इनकम्पिटेंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। अब आते हैं आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले है मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हम लोग यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे क्या है कि लीड्स टू डिले हमने अगेंस्ट में पढ़ा था, तो और फॉर में हम लोग पढ़ेंगे इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन। तो जैसे कि डिले होता है तो अलग अलग ऑफिसर्स में जाता है, तो इससे क्या होता है कि जो डिसीज़न होती है उसकी क्वालिटी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। भले ही डिले होता है लेकिन इसकी जो डिसीज़न की क्वालिटी होती है एट लास्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि बहुत मेथड्स, मतलब कि अलग अलग जगह जाता है तो ये अलग अलग लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं इसके लिए। तो इससे क्या होता है कि जो डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है पीपल के अंदर, इक्वालिटी वगैरह, वो सब कुछ हैंडल हो जाता है। नेक्स्ट है इन्हांस डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स की डिग्निटी इसके अंदर इन्हांस होती है और मिस्टेक करेक्शन की स्कोप रहती है, जो कि नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर नहीं होती। जैसे मोनार्की के अंदर अगर एक बार किंग ने कुछ बोल दिया तो वही फॉलो होगा, तो इसके अंदर आप किसी की तरफ अप्रोच नहीं कर सकते और इसके अंदर वो मिस्टेक करेक्शन भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी कैन नॉट बी मैजिकल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम बट इट क्लियरली बेटर देन अदर अल्टरनेटिव्स। तो डेमोक्रेसी क्या है कि वो मतलब कि मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये नहीं कि डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी बेस्ट है और उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन ये अदर जो अल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि
मोनार्की हो गया, डिक्टेटरशिप हो गया, इन सबसे बेटर है, इसलिए हम लोग डेमोक्रेसी को ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है इट ऑफर्स बेटर चांसेस ऑफ गुड डिसीजन एंड गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल्स विशेज़। तो इसके अंदर पीपल का जो विश है उसको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर रखा था, मतलब सबसे टॉप पे सिटीजन्स है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये गुड डिसीजंस भी लेती है और जो पीपल का जो ओपिनियन है उसको भी पार्लियामेंट में भी रखा जाता है। नेक्स्ट है अबव ऑल इट गिव्स अ चांस टू करेक्ट द पास्ट मिस्टेक्स, और ये स्कोप देती है, जैसा कि हमने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर पढ़ा, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी के अंदर, कि स्कोप फॉर मिस्टेक करेक्शन होती है। ये पास्ट मिस्टेक्स अगर कुछ की है तो उसको दोबारा ठीक किया जाता है। इसीलिए हम लोग जितने भी रिकॉर्ड्स, जितने भी चीज़ें होती हैं, जितने भी बिल पास होती हैं, उन सबका रिकॉर्ड होता है बहुत बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर। नेक्स्ट है दस डेमोक्रेसी इज कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, बेस्ट नहीं, इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो बाकी अल्टरनेटिव्स है उनसे अच्छी है, इसीलिए हम लोग डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम आवर ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, लास्ट टॉपिक। So till we understood democracy only as a form of government, but sometimes we use democracy for organization other than government such as family, schools, colleges etc. मतलब कि डेमोक्रेसी को हम लोग अलग अलग जगह पे भी अप्लाई करते हैं, जैसे कि फैमिली हो जाएगा, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है इज अप्लाइड इन एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ। हर स्फेयर ऑफ लाइफ जो है उसके अंदर हम लोग डेमोक्रेसी को अपना सकते हैं। जैसे दिस वे ऑफ यूजिंग द वर्ड डेमोक्रेसी गो बैक टू द basic sense of a method of taking decision. A democratic decision involves consultation with and consent of all those who are affected by the decision. तो इसके अंदर जो डिसीजन है उसको देखा जाता है, और जो भी उससे अफेक्टेड है या जिनका भी अच्छा हुआ है या फिर जो भी अफेक्टेड है उनसे डिसीजन से, उन सबको भी सुना जाता है। जैसे कि हमने एक पढ़ा था क्लास 8 के अंदर कॉन्ट्रोवर्शियल फॉर्म ऑफ लॉस। तो वो जब था तो कंट्रोवर्सी मतलब कुछ पार्ट ऑफ पीपल के लिए वो अच्छा था और कुछ पार्ट ऑफ पीपल के लिए वो अच्छा नहीं था। जैसे कि हमने देखा था कि पुलिस वेंडर्स को हटा दे रही थी, तो वेंडर्स का जो लाइवलीहुड है वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, लेकिन भले ही हमारे हमारे हमको अच्छी सी जगह मिल सकती है रोड चलने की और एक्सीडेंट्स कम होंगे, एक टाइप ऑफ पीपल के लिए वो सही है, लेकिन जो दूसरे लोअर स्ट्रेटा है जैसे वेंडर्स का जो काम करते हैं वो कहाँ जा पाए, वो अपने लाइवलीहुड कहाँ से लेंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल फॉर्म ऑफ एक लॉ था, तो इसके अंदर डेमोक्रेसी स्कोप देती है कि आप इसे ठीक कर सको, और सारे पीपल का वो होना चाहिए, मेजॉरिटी का सपोर्ट करती है उसके बाद से, और पर माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट भी करती है। नेक्स्ट इज समटाइम वी यूज द वर्ड डेमोक्रेसी टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसी मस्ट एम टू बिकम। ठीक है, तो हम लोग डेमोक्रेसी का एक आइडियल स्टैंडर्ड रखते हैं जिसके ऊपर, जैसे कि हमने ये सारे फीचर्स देखे, तो ये आइडियल स्टैंडर्ड था डेमोक्रेसी का, तो जिसके ऊपर सारी गवर्नमेंट को सारी डेमोक्रेसीज को इसके ऊपर एम करना चाहिए ऐसा बनने का। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी। मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी के अंदर डिफ्रेंशिएट करती है। देयरफॉर डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मैनी स्फीयर्स ऑफ लाइफ एंड डेमोक्रेसी कैन टेक मैनी फॉर्म्स। इट कैन ऑल्सो बी कंडक्टेड दैट नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ऑल्सो कि डेमोक्रेसी जो होती है सबके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी कंट्री बेस्ट डेमोक्रेसी नहीं है, परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। अ कॉन्स्टेंट एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। मतलब कि एक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए या फिर अच्छा करने के लिए हमें हमेशा कॉन्स्टेंट अपने एफर्ट्स लगाते रहना चाहिए। हमेशा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, पर अगर हम उस पर वर्क करें तो वो परफेक्ट हो सकती है। तो सिमिलर केस है कि कॉन्स्टेंट एफर्ट लगेंगे तो वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।